मॉर्निंग, स्वागत है ईटी न्यूज़ संदेश पे। नमस्कार। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा मिहिर, ये कैसा बाजार है? इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। पिछले एक हफ्ते में मुझे लगता है कि निफ्टी 200 पॉइंट की रेंज में चला होगा। ऐसा लग रहा है कि अटक सा गया है। कुछ ना कुछ चर्निंग होती रहती है इंडेक्स मैनेजमेंट, तो इंडेक्स ज़्यादा गिर भी नहीं रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा मेल्ट करना शुरू कर गए। आप कैसे रीड कर रहे हैं? ये पैटर्न कैसा है ये? देखिए, एक तो सबसे पहले हमें तो खुश होना चाहिए कि बाजार अटका भी अगर हुआ है तो ऑल टाइम हाई के नियर में अटका हुआ है, लो लेवल पे नहीं अटका हुआ है। तो एक तो ये तो काफी अच्छी बात है। और रही बात चर्निंग की, तो बाजार का नेचर ही है कि वो हर स्टॉक जो 3-4 हजार स्टॉक्स हैं एक लेवल पे तो नहीं रहते, प्लस माइनस तो होती रहती है सेक्टर प्रेफरेंसेस, न्यूज फ्लोज वगैरह के लिए। बट इन जनरल जो है, बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक फ्लोज और जो एफआई की सेलिंग कम हुई है थोड़े थोड़े दिनों से, उसकी वजह से काफी स्टेबिलिटी आई है बाजार में। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं बाजार के लिए वो मोस्टली ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स हैं। जिस तरह से लिक्विडिटी ग्लोबल कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, एक्सेट्रा। अदरवाइज अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी देखें तो काफी साउंड फुटिंग पे है। पोस्ट दिवाली जो ट्रैक्शन है वो हमें कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा डोमेस्टिक इकोनॉमी में, और अगर वो बना रहता है तो मेरे ख्याल से बाजार टिक सकता है। नहीं, बिल्कुल है। मैं आपसे ये सवाल पूछा था कि एक तरफ तो बहुत सारी खुशखबरियां आ रही हैं। इंडिया का होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन नीचे आ गया, यूएस का रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन नीचे आ गया, शिपिंग फ्रेट रेट नीचे आ गए, कमोडिटी नीचे आ गया, क्रूड नीचे आ गया। ये अर्निंग्स भी इतनी खराब नहीं थी, लेकिन उसके बाद ही बाजार अटक गया। या आप ये कहेंगे कि एक्चुअली ये सारी बातें काफ़ी हद तक अब प्राइस्ड इन हो गई हैं, नए ट्रिगर्स नहीं है, इसलिए बाजार अटका है? उस वाले एंगल से मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो अभी भी इतनी इजी नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स तो अभी भी ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। शायद 10 दिन पहले जितने कंसर्न्स थे यूएस में उससे थोड़े कम हुए, लेकिन जो बिग पिक्चर है अभी भी टाइटनिंग का ही है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी ने अच्छा किया है, दिवाली के टाइम पे डिमांड भी अच्छी थी। मेरे ख्याल से बाजार इसलिए थोड़ा स्टॉल कर रहा है क्योंकि जो रिकवरी अभी तक हमने देखी है इंडिया में और बाजार में भी और इकोनॉमी में भी, वो अभी के शेप रही है। के इन द सेंस जो हाई एंड कंजम्पशन है, अर्बन कंजम्पशन है, वो काफी स्ट्रांग रहा है। जो हमने पोस्ट कोविड रिबाउंड इन डिमांड देखी थी वो भी काफी हद तक अर्बन सेंटर्स में काफी कॉन्सेंट्रेटेड थी। जो लोअर एंड है अभी भी वीक है, रूरल है, और इवन विद इन अर्बन जो लोअर टिकट आइटम्स हैं उसमें डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से एक तरफ से तो यस, गुड न्यूज ये है कि इकोनॉमी रिकवर करी है, लेकिन जो नॉट सो ग्रेट न्यूज है कि के शेप है, नीचे के जो वर्ग हैं वो अभी भी थोड़े स्ट्रेस में दिख रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से बाजार बिट टेंटेटिव है। एंड जैसे हमने डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट लेवल जो निफ्टी का है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नजदीक है। एंड लास्ट लेग जो हमने देखा है वो फाइनेंशियल्स ने ड्राइव किया है। तो मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन का फेज अगर होता है तो इट्स अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, आई वुड से। ओके, मॉर्निंग मिहिर, आप जैसे बता रहे हैं कि के शेप रिकवरी हुई है तो रूरल डिमांड पर कंसर्न्स तो थोड़े से रहेंगे और वो Q2 की अर्निंग्स में दिखा भी है। अब जब बाजार अगर फ्रेश ट्रिगर्स ढूंढ रहा है तो क्या उसे अब Q3 के लिए थोड़ा सा ये प्रिपेयर्ड होना होगा कि कहीं ना कहीं हाउस होल्ड स्पेंडिंग लो डाउन होगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर कंसर्न आएंगे, और क्योंकि रूरल डिमांड पिकअप होने में शायद समय लग सकता है, तो Q3 से कॉर्पोरेट अर्निंग से शायद बाजार उसी के लिए गियर अप हो रहा है कि एक थोड़े से रेंज बाउंड मोड में दिख रहा है। हो सकता है, बट ये भी हमें देखना है कि ये जो नेक्स्ट 2-3 महीने हैं उसमें एक्चुअली कंजम्पशन को स्टिमुलस मिल सकता है, क्योंकि ये मैरिज सीजन आ रहा है। और जिस तरह से हम कई मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, मैरिज में भी बंचिंग अप हो रहा है, मैरिज में भी काफी पोस्टपोनमेंट्स हुई थी। तो ये साल शायद ऐसा लग रहा है कि जो दिसंबर ऑनवर्ड्स मैरिज सीजन शुरू होगी उसमें शायद 25 से 35% ज्यादा इवेंट्स होंगे। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि थोड़ा कंजम्पशन पे जो है स्ट्रेंथ दिख सकता है। पोस्ट दिवाली एनेक्डोटल जो एविडेंस है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस आई है कंजम्पशन में, बट दैट वाज बिकॉज ये जो पीरियड है पोस्ट दिवाली और मैरिज सीजन में थोड़ा गैप रहता है। बट मैरिज सीजन अगर नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में शुरू होगी, उसमें डिमांड कैसी होती है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू वॉच। एक और मैं पैरामीटर वॉच करूंगा कि जो नॉन कमोडिटी कंपनीज हैं खास करके कंजम्पशन में, ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, उसमें हमने 1-2 क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर देखे हैं।
तो जब हम निफ्टी अर्निंग्स की बात करते हैं, उसका ड्राइवर प्रीडोमिनेटली जो रहा है वो फाइनेंशियल सेक्टर रहा है और थोड़े हद तक ये कमोडिटी सेगमेंट रहा है। जो कमोडिटी यूजर सेगमेंट है, एफएमसीजी है, ऑटो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, टू सम एक्सटेंट सीमेंट वगैरह भी है, उसमें हमने मार्जिन प्रेशर देखा है। अब ऐसा लग रहा है कि कमोडिटीज का जो बहुत हाई लेवल था वो धीरे धीरे करके ग्लोबली नीचे आ रहा है, और उसकी वजह से हमें ये देखना है कि जो मार्जिन्स है वो वापस आते हैं कि नहीं। अगर मार्जिन प्रेशर कम हो जाता है तो मेरे ख्याल से जो निफ्टी है उसका रीरेटिंग हो सकता है, और जो नॉन फाइनेंशियल्स है उसमें भी हमें एक ड्राइवर मिल जाएगा मार्केट के लिए। मीर, जैसे अभी आप कंजम्पशन की बात बोल रहे थे और कंजम्पशन के अंदर भी व्हीकल्स की बात बोल रहे थे, एक्चुअली यही कर रहे हैं हम ना, किसी तरह से अपने मन को समझा लेते हैं, अच्छा ठीक है पुरानी गाड़ी चलाओ, अभी बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतने नए नए मॉडल्स लेके आ रहे हैं कि आप अपने मन को समझा ही नहीं सकते। आप कैसे समझाओगे अपने मन को? अब आप देखिए, आइशर ने एक नया मीटियोर 650 लॉन्च किया, इससे पहले मारुति ने धड़ाधड़ 3-4 मॉडल उतार दिए अपनी गाड़ियों के। तो ये जो ऑटोज के मॉडलिंग, नए मॉडल्स उतारना, ब्याज दरें कम होना, इस सेक्टर को अगले 1 साल तक बाउंड रखेगा ना, ऐसा मान के चले? बिल्कुल, और ये एक जो हमने के शेप रिकवरी का डिस्कशन किया उसका ही पार्ट है। जो कार्स हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं, कार्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, जो बड़ी बड़ी 4 व्हीलर्स हैं बेसिकली, उसमें हमें काफी अच्छी ट्रैक्शन दिख रही है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये मॉडल ड्रिवन है, और जो भी कंपनी अच्छा मॉडल लॉन्च कर रही है, चाहे कार में हो या इवन हमने देखा है कि द यूटिलिटी व्हीकल्स में भी 1-2 मॉडल्स हैं जहां पे 1-1 साल का वेटिंग लिस्ट है। तो ये मॉडल ड्रिवन एक तो ये है, और दूसरा ये है कि अभी भी हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डिमांड देखें, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ सेल्स देखें, वो अभी बड़ी मुश्किल से प्री कोविड लेवल तक आए हुए हैं। तो हम एक्चुअली देखें तो 3 साल का कैचअप कर रहे हैं, तो 1-2 साल और ग्रोथ बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि जो डिमांड कम हुई थी कोविड के 2-2.5 साल में, उसका भी जो पेंटअप है कैचअप करना है। हमें ये भी याद है कि अभी 6 महीने पहले तक तो चिप्स की भी शॉर्टेज थी, तो वैसे भी डिमांड मीट नहीं हो पा रही थी। तो ये जो 4 व्हीलर्स में है, चाहे आप कार बोले, यूटिलिटी व्हीकल्स बोले, उसमें मुझे लगता है कि ट्रैक्शन बरकरार रह सकता है। राइट। मैं एक पिछले साइकिल के स्टार सेक्टर के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत उसके ऊपर बेट करना चाह रहे हैं। कंपनियां बहुत छोटी हैं, रीजनेबली साइज कंपनियां कम अवेलेबल हैं। वो है इंफ्रा। एक तरफ तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका बहुत बड़ा फोकस नज़र आ रहा है रोड्स के नवीनीकरण में, चाहे वो रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, इन सब के कंस्ट्रक्शन पे ज़बरदस्त फोकस है। और दूसरा, कंपनियां हैं बहुत छोटी छोटी, लेकिन हमने लास्ट 2-3 महीने में देखा है कि एनआर, पीएनसी, एचसीसी वापस आ गया, एनसीसी चलने लगा है। ये स्पेस को आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी साइज अच्छा है, टेलविंड है, रॉ मटेरियल नीचे आया, लेकिन ऑपरेटर्स बड़े छोटे हैं, थोड़ा रिस्की एरिया है, कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं? बिल्कुल, ये अच्छा इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि भाई डिमांड है और कंपनीज कम है तो मार्केट के लिए तो ये प्राइसिंग पावर की बात हो जाती है। बट एक तो 2-3 तो बड़ी कंपनी अभी भी इंटैक्ट है। तो और अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो ये जो लास्ट 3-4 साल में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने परफॉर्म किया है, वो एक्चुअली एक नया बंच है जिसने लास्ट साइकिल में लेवरेज नहीं किया था अपने आप को। तो जो सर्वाइव कर गई हैं कंपनीज, वो तो जो जितना चाहे उतना ऑर्डर बुक बना सकती हैं अपना। तो मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में विजिबिलिटी जो वेल रन कंपनीज थी उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ये शायद ये के शेप वाला मामला हो जाएगा कि द बिग विल स्टार्ट गेटिंग बिगर, एंड जो नॉन लेवरेज कंपनीज थी वो और ज्यादा अच्छा कर सकती है। उसमें जैसे आपने कहा 2-4 ऐसे जो रिस्ट्रक्चरिंग वाले प्लेज हैं, जो एनसीएलटी के बहाने, एनसीएलटी के प्रोसेस के थ्रू अपने एसेट्स डिस्पोज कर रही हैं, डीलेवरेज कर रही हैं, और जो जिनके शेयर प्राइस 90-95% डाउन हो गए थे, उसमें अगर 2-3 केस ऐसे रिस्ट्रक्चरिंग के हैं, तो उसमें भी स्मॉल कैप या तो माइक्रो कैप मल्टी बैगर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बट उसके लिए फिर ये इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ये स्मॉल कैप हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी जो रिटेल या इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है। इंस्टीट्यूशन में शायद पार्टिसिपेशन इतना ना दिखे। एक और स्पेस, इसमें 2 साइड मूव हुआ। कोविड के पीक में इसके वैल्यूएशन भी हिस्टोरिक पीक पे चले गए। कोविड जब उतरा तो वहां से स्टॉक 25% घट गए। मैं बात कर रहा हूं हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक, बट मेनली हॉस्पिटल्स। और अब ये हो रहा है कि एक तरफ तो प्राइवेट इक्विटी का रुझान बहुत आ गया है, कभी मणिपाल, कभी कोलंबिया, कहीं ना कहीं
आप खबरें आती रहती हैं, और दूसरी तरफ प्राइमरी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, मेदांता का आया। मैं आपसे हॉस्पिटल स्पेस के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आपको वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है? क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी पे और अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाली अपॉर्चुनिटी पे, वहाँ मामला अटका नहीं है। अटकता है बात वैल्यूएशन और विजिबिलिटी पे है, मैनेजमेंट क्वालिटी पे। आप कैसे एनालाइज करते हैं इसको? हमने तो काफी सालों से अगर ट्रेंड देखें तो टिपिकली अर्निंग्स अपग्रेड या डाउनग्रेड होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वैल्यूएशन से। जिस सेगमेंट, जिस स्टॉक में कंटिन्यूअस अर्निंग्स अपग्रेड हो रहे हैं, वो सेगमेंट चलते ही रहते हैं, और जो स्टॉक्स और सेक्टर है वो चलते रहते हैं, और जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअली बढ़ते रहते हैं टिल द टाइम समथिंग ब्रेक्स। ये हमने काफी सारी चीजों में देखा है। तो मेरे ख्याल से हमें अर्निंग्स को ज्यादा फॉलो करना चाहिए। वैल्यूएशंस हमेशा एक ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर वाली बात हो जाती है कभी कभी। हम बेसिकली एज लॉन्ग एज वी आर इन द ट्रेंड अर्ली इनफ, then you should worry about valuations a little less. चेज अगर कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा स्टॉक चल चुके हैं, उसके बाद अगर हम चेज करते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन इफ यू एंटर द साइकिल अर्ली इनफ, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिकली टू डायग्नोस्टिक्स एंड कंपेयरिंग देम विद द हॉस्पिटल्स, जैसे आपने कहा कि जो कोविड टाइम पे डायग्नोस्टिक्स की डिमांड काफी बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ टेस्टिंग एक्सेट्रा, तो वो सेगमेंट चला था। कोविड टाइम पे ये भी हुआ कि जो डिस्क्रेशनरी सर्जरीज थी, डिस्क्रेशनरी ट्रीटमेंट्स थी, उसके लिए लोग नहीं जा पा रहे थे, और जाना भी नहीं चाहिए था, बहुत ज्यादा रिस्क था। तो हॉस्पिटल की जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, बिजनेस है, जो सर्जरीज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वो उसमें हमने 2 साल डिप देखा। अब क्योंकि कोविड का रिस्क नहीं रहा है, तो लोग वापस जा रहे हैं, जो सर्जरी 2 साल पहले से नहीं करवाई है, जो ट्रीटमेंट नहीं करवाई है, उसके लिए हॉस्पिटल्स में पेंटअप डिमांड है, और मेरे ख्याल से ये 1-2 साल तक पेंटअप डिमांड चलती रहेगी। और जैसे आपने कहा, ये सेक्टर में अंडर पेनिट्रेशन तो है ही, तो ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी हॉस्पिटल्स में हो सकती है। डायग्नोस्टिक्स जो बहुत चल गए थे, अब डिमांड थोड़ी कम हो चुकी है बिकॉज कोविड की टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो एक यू कैन से सिक्लिकल करेक्शन हो चुका है। बट एट सम पॉइंट इन टाइम अगर वैल्यूएशंस इतने कम हो जाते हैं, इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो फिर ये सेगमेंट भी ठीक करना चाहिए। तो ये स्पेस पर आपकी नजर होगी मीर, लेकिन एक और स्पेस वो है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, क्योंकि इसकी भी एक प्रोजेक्शन है। लगभग यहाँ पर लोन ग्रोथ जो है लगभग 13% तक एक्सपेक्टेड होना चाहिए। स्टॉक्स लाइक हम बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज हम बात भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको इनकम ब्रैकेट बड़ा है, अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा कोशंट है, और इसके चलते आप क्या इन स्पेस में किसी तरह की, और यहाँ पर रिलेटिवली लोअर लेंडिंग रेट्स भी हैं, तो स्टॉक्स लाइक एप्टेस हो, आवास फाइनेंसर हो, होम फर्स्ट फाइनेंस हो, इस स्पेस पर भी आपकी नजर गई? क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को आपने काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस भी किया था। फाइनेंशियल्स कंपनी है, उसमें रियली बहुत केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रॉड थीम अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें फायदा ये कंपनीज और ये इंस्टीट्यूशंस को होगा जिसके पास लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, कासा फ्रेंचाइज है। सो अगर पैकिंग ऑर्डर में देखें तो क्लियरली जो बैंक्स हैं वो नंबर 1 आती है, बिकॉज इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट, जब लिक्विडिटी भी कम हो रही है, आरबीआई रेट्स हाइक कर रही है, तो देयर विल बी अ स्क्रैम्बल फॉर लायबिलिटीज, जो वेल रन बैंक्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो ग्रो कर पाएंगी एट हायर लेंडिंग रेट्स, तो उनके मार्जिन भी हमने देखा है 1-2 क्वार्टर में बढ़े हैं। जो एनबीएफसी इन जनरल है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस में हो या दूसरे कोई सेगमेंट में भी हो, उनकी जो लायबिलिटी डिपॉजिट फ्रेंचाइज इतनी स्ट्रांग नहीं होती है टिपिकली, तो उनको जो है मार्जिन का प्रेशर दिख सकता है। सो while top line आ सकती है, we can actually see some pressure on margins. तो pecking order में I would still prefer the banks compared to any kind of NBFC. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और एक रेंज ऑफ इश्यूज के बारे में आपने हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनपुट के लिए। Always a pleasure. Thank you.